तो ये लेट हो गया क्या? लेट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेट करता थोड़े ना हो। हाय रे मेरी किस्मत जागने से पहले सो जाती है और मैं देर करता नहीं देर। चलो बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन से तो, लास्ट क्लास से कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, वो 25 क्वेश्चन में डाउट है किसी को? कुछ लोगों को अगर है तो मेरा हाथ उठा दो एक बार। अच्छा, इतने लोग हैं, ध्यान दो। सैटरडे को ऑनलाइन मैं उन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के वीडियो फ्री करके दे दूंगा। जिस पॉइंट पे दिक्कत होगा उस पॉइंट पे मिला लेना। और कोई दिक्कत? मुझे लगा, मान के चलो अगर एक बच्चे को भी डाउट है तो एक को कैसे छोड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, उसे कहते हैं बैंकरप्ट। बेसिकली बैंकरप्ट का मतलब यह होता है कि अगर बैंक से कुछ पैसा लिया और उसको नहीं चुका पाया, उसे ही कहते हैं बैंकरप्ट। ध्यान देना, शब्द होता है बैंकरप्ट और शब्द होता है इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट में और इंसॉल्वेंट में फर्क समझो। इन दोनों में फर्क बेसिक थोड़ा सा एक फर्क है। फर्क ये है कि अगर आपने बैंक से पैसा लिया और उस पैसे को, मान के चलो किसी व्यक्ति से पैसा लिया और उस व्यक्ति के पैसे को आपने नहीं लौटाया, बैंकरप्ट नहीं कहलाओगे, इंसॉल्वेंट कहलाओगे, इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। लेकिन अगर वो मैटर चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने सारे सबूतों को पढ़ा और देखा कि सच में इसके पास पैसे नहीं है, तो बैंकरप्ट घोषित कर देता है कोर्ट। यानी कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट नहीं, बैंकरप्ट घोषित किया जाता है। तो समझ में आया बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट में दो बेसिक अंतर थोड़ा सा बस है। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि जो व्यक्ति अपने डेट्स को चुका नहीं सकता है उसे कहते हैं बैंकरप्ट, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। वन वर्ड्स में पूछ देता है। यानी बैंकरप्ट का मतलब हो गया दिवालिया। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर है बैंक और यहां पर है रुपीज। RUP क्या है? रुपीज। यानी बैंक को रुपए नहीं दिए तो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब है कि जो पैसे ना दे पाए, यानी उसके पास पैसे ही ना है देने को, उसे बैंकरप्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, यानी कि जैसे जमीन कोई है उस पर उपजाऊ नहीं है, उसे कहते हैं बैरन। यानी इनफर्टाइल लैंड को कहते हैं बैरन। यानी जहां पर अनाज ना उग पाए, जहां पर खेती ना कर करी जाए, उसे कहते हैं बैरन जमीन, यानी बैरन लैंड कहाएगा। अब देखो बैरन को याद कर लो, यानी बैरन बिना रैन, बैरन बिना रैन, यानी कि अगर रेन ना हो तो जगह क्या बन जाएगी? बंजर, इनफर्टाइल। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल का उल्टा इनफर्टाइल और इनफर्टाइल का उल्टा फर्टाइल। तो यानी बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर जमीन को क्या कहते हैं? बैरन, बिना रैन के बंजर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है अश्लील। बॉडी का मतलब होता है इनडिसेंट, उसे कहते हैं बॉडी। अब बॉडी को याद कर लो, बॉडी से अब कोई व्यक्ति सिक्स पैक्स का बना लिया और बना कैसे रोड पर टिकटॉक वाली वीडियो बना रहा है, तो ये कैसी हरकत होगी? अश्लील हरकत। एक मैटर आया भी था अभी हाल फिलहाल में, यानी कि ऐसे वीडियो बना रहा था, अब पुलिस ने उसको कैप्चर कर लिया। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब से हमारे जो भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे मतलब लिमिटेशन बनाई गई हैं जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 21 में भी सब क्लॉज, सब सुप्रीम कोर्ट ने, जब मेनका गांधी केस जब हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुल के आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी, उसमें सारी चीजें बताई थी, उसी में ये सारी चीजें आई थी। तो बॉडी का मतलब क्या हो गया? अश्लील। यानी जो बॉडी दिखाए वो कैसा व्यक्ति है? अश्लील है। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइन। बिलाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? बिलाइन। यानी बिलाइन मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट वे, स्ट्रेट लाइन, उसे कहेंगे बिलाइन। अब बी का मतलब होना और लाइन का मतलब लाइन, यानी लाइन में होने का मतलब क्या हो गया? सीधी रेखा। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि सीधी रेखा को स्पर्श करती है, सीधी रेखा को इंटरसेप्ट करती है, काटती है, उसे ही कहते हैं बिलाइन। यानी सीधी रेखा को कहेंगे बिलाइन। अब लाइन इसमें खुद ही लगा है, लाइन का मतलब रेखा और बी मतलब होना, यानी कि सीधी रेखा को क्या कहेंगे? बिलाइन कहेंगे। तो बिलाइन का मतलब हो गया सीधी रेखा। नेक्स्ट वर्ड है बिगल। बिगल का मतलब होता है धोखा देना, बीट्रे करना। क्या करना? धोखा देना, उसे चीट करना, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंग करना, सब्टरफ्यूज करना, स्विंडल करना, डिल्यूट करना, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो बिगल का एक मतलब भी क्या है? धोखा देना। यानी कि बिगल बगल, धोखा कौन देता है? बगल वाले। यानी धोखा देता कौन है? आसपास, बगल वाले। इतिहास गवाह है,
कम क्रांतिकारी है ये लोग। यहां पर लगा है बिगल, बिगल को याद कर लो बगल से, यानी कि बगल वाले ही क्या कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा सचेत रहना, सावधान रहना। यानी बिगल का मतलब क्या हो गया, धोखा देना, यानी बगल धोखा। नेक्स्ट है आपका बहमूत। बहमूत का मतलब होता है विशाल। देखो एक शब्द कराया था जब डेमो में आए थे, तो एक शब्द कराया था महमूद, और महमूद को बताया था महमूद से कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था उसकी सेना बहुत ज्यादा विशाल थी, और महमूद का भाई, महमूद का भाई है बहमूद, जैसा महमूद वैसा बहमूद। एक साथ दो शब्द याद हो गए, यानी कि महमूद मतलब विशाल, महमूद मतलब बड़ा, यानी महमूद गजनवी की सेना बहुत विशाल थी, तो महमूद के जैसा बहमूद, तो बहमूद का मतलब क्या हो जाएगा, विशाल। महमूद का मतलब क्या हो जाएगा, विशाल। दोनों का मतलब है विशाल या बड़ा, बहमूद हो या महमूद हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है इनाम। सीजीएल में कई बार पूछा है, सीडीएस और एनडीए में भरमार लगा है क्वेश्चन का। यानी बाउंटी का मतलब होता है इनाम, यानी गिफ्ट देना। एक बात बताओ, फ्री गिफ्ट होगा, यानी गिफ्ट का मतलब होता है फ्री। अब यहां पर है बाउंटी, बाउंटी का मतलब हो गया इनाम यानी गिफ्ट। तो बाउंटी को याद कर लो बंटी से, कि बंटी को हमेशा क्या मिल जाता है, इनाम मिल जाता है। बाउंटी को, बंटी को हमेशा बाउंटी मिल जाता है, तो बाउंटी बंटी, बंटी माने क्या हो जाएगा, बाउंटी का मतलब इनाम, तो गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है देर करके, यानी बिलेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज जब लेट हो, देखो इसमें लेट लगा है, यानी बी का मतलब होना और लेट का मतलब लेट, यानी लेट हो जाना। अब उसी कहते हैं बिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का मान के चलो कि कल के दिन बर्थडे था, भूल गए, अब आज याद आया कि उसका बर्थडे है, अब उसको तो आज तो बोलोगे नहीं, तो क्या बोलते हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। यानी बिलेटेड का मतलब होता है देर करके, यानी कुछ समय के देर के बाद आपने बोला है तो उसको बिलेटेड कहते हैं। अब बी का मतलब होना, लेट का मतलब देर, यानी कि देर हो गया तो क्या हो गया, बिलेटेड हो गया। तो बिलेटेड का मतलब देर करके, याद रहेगा, नॉर्मल शब्द है, सबको याद भी होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। बैनिश का मतलब होता है एक्साइल कर देना, आउटकास्ट कर देना, उसे कहते हैं बैनिश। देखो बैनिश का मीनिंग समझो, जैसे कि आज तो खैर समाप्त हो गया है। जैसे पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थी कि जैसे बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर दूसरे धर्म में, दूसरे कास्ट में, दूसरे मजहब में कोई शादी करके आता था जब घर पे, तो उसको घर से निकाल, घर या गांव से निकाल देते थे, होता था ऐसा। इसी को कहते हैं बैनिश करना, यानी घर से निकाल दिया। अब देखो इसमें क्या लगा है, बैन इश, यानी कि बैन कर दिया उसे, जिसका मतलब क्या कर दिया, उसे निकाल दिया। तो बैनिश का मतलब क्या हो जाएगा, निकाल देना, किसी को घर से निकाल देना, किसी को समाज से निकाल देना, किसी को देश से निकाल देना, किसी को यादों से निकाल देना, क्या हो जाएगा सब, बैनिश हो जाएगा, यानी निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी ह्यूमिलिएट करना, उसे डिवेस करना। कराया था आबेस वाला ना, आबेस में डिवेस भी था, यानी कि यहां पर है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, जैसे अपने आप को सुपरमेसी समझ के सामने वाले को नीचा दिखाने को कहते हैं बिलिटिल करना, यानी उसे डाउनकास्ट करना, नीचा दिखाने को बिलिटिल कहते हैं। अब देखो बी का मतलब होना और लिटिल का मतलब छोटा। अब एक कोई व्यक्ति है वो सामने वाले को बोला है कि छोटा है ये, मेरे सामने छोटा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसे नीचा दिखा रहा है। अब दो लोग हैं, अब एक व्यक्ति कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो मेरे आगे, इसका मतलब क्या है, उसे नीचा दिखा रहा है, मान मर्दन कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसे ही कहते हैं नीचा दिखाना। बिलिटिल याद रहेगा। आओ देखते हैं सारे शब्द याद है कि नहीं। बैरन, बंजर, बॉडी, बिलाइन, पिगल, अरे धोखा देना, बाउंटी, बिलेटेड, बैनिश, बिलिटिल, सारे शब्द याद हैं, भूलोगे तो नहीं इसे। सारे शब्द को ध्यान से देखना, ये सब एग्जाम के फेवरेट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, आगे बढ़ जाए, आगे की चीजों को देखा जाए। लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम किसी को। ऑनलाइन वाला बोलता है कि सर आप हम पे ध्यान नहीं देते हैं, कैसे ध्यान दे। चलिए सब कुछ क्लियर है बिल्कुल।
तो एमटीएस का एग्जाम तो चल ही रहा है, बहुत सारे लोग का है एमटीएस का एग्जाम। पूछ रहा है कि सर धोखा देने का मतलब क्या है, शरीफ बन रहा है, बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा क्या है। चलिए सारी चीजें क्लियर है, अब ध्यान दो। लास्ट मैंने बताया था आपको सुपर प्लस वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, उसको बार बार देखना है, बार बार समझना है, इसीलिए नोट करवाया हूं। अब यहां पर जो समझना है, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल केस, नाउन का स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जो कि किसी के दायरे में नहीं आता है, ना वो प्रॉपर नाउन में मिलता है, ना कॉमन नाउन में, ना कलेक्टिव नाउन में, ना मटेरियल में, ना ऑब्जेक्ट में। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और इस इंडिपेंडेंट नाउन को देखते हैं कैसे। यहां पर देखो 4 सेंटेंस लेके आया हूं। 4 सेंटेंस है कि आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, आई शैल मीट यू एट 6:20 o'clock, आई शैल मीट यू एट 9 AM, आई शैल मीट यू एट 2 PM। बताओ कि डी में है कोई एक, सी में, बी में, ए में, और बाकी लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कि सर इसमें गलती क्या है और सही क्या है। आज से पहले तो देखे नहीं है, बॉय का बॉयज, की का कीज तो पढ़ लिए, यही पढ़ रहे हैं। देखो इसका केस समझाता हूं। एक बात बताना जरा मुझे, देखो एक बहुत बढ़िया सी घड़ी बनाता हूं, यहां पर घड़ी है ये, बताओ घड़ी है कि नहीं है, घड़ी अच्छी है। अब देखो मैं अगर बोलूं कि आप मार्केट में भी जाओगे तो ऐसी ही घड़ी मिलेगी, यानी कहने का ये मतलब है इसी तरीके का उसका डायलॉग वगैरह ऐसा ही होगा, डायलॉग तो ऐसा ही होगा ना इसका। अब दूसरा क्या होगा कि एक सुई यहां पर होगी और एक सुई, मान कैसे भी समझ लो, ऐसे ही तो होगा, और कोई तरीका है तो बताओ। ऐसे ही होगा, घड़ी तो ऐसे ही होगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा होगा। अब अगर मैं बोलूं कि इस घड़ी में जो जितने भी बने हुए हैं, इसमें घंटे की सुई दिखा रहा है। अब जब भी आप टाइम देखोगे या घड़ी खरीदने लेके जाओगे तो आपको 12 के अलावा 13 दिखेगा, नहीं दिखेगा, 12 के अलावा 13 नहीं दिखेगा। इस ओ क्लॉक का मतलब समझो, इस ओ क्लॉक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, यानी ओ का मतलब है ये क्लॉक, यानी अकॉर्डिंग टू क्लॉक, और अकॉर्डिंग टू क्लॉक में 12 यूनिट होता है। इसका मतलब कि जब भी घड़ी दिखाती है वो घंटे की सुई दिखाती है, यानी इसमें मिनट एंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत सारी घड़ियां आपने देखा होगा जिसमें एक ही बना होता है, यानी कहने का ये मतलब है, इस ओ क्लॉक का मतलब ये है कि इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, और अकॉर्डिंग टू क्लॉक में आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा 1 ओ क्लॉक, ऐसा सही है। मैंने लिखा 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock, सब सही है, लेकिन 5:20 o'clock नहीं होगा। यानी कि 5:20 अगर लिख दिया तो बताओ 20 है इसमें, तो ये ओ क्लॉक तो बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, और अकॉर्डिंग टू क्लॉक में 20 नहीं होता है। इसीलिए कभी याद रखना, अगर ओ क्लॉक लगा दे तो ओ क्लॉक के हिसाब से यहां पर 6 o'clock होगा, लेकिन 6:20 o'clock नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि 6 o'clock बोलो ठीक है, 8 o'clock 9 o'clock 5 o'clock 4 o'clock, लेकिन 6 नहीं। यानी सीधा सा ये कहना है कि मिनट एंड कभी भी ओ क्लॉक के साथ नहीं आता है। यानी अगर कभी भी अगर ओ क्लॉक लगा दे तो ध्यान देना कि मिनट एंड नहीं लिखा होना चाहिए, मिनट एंड कभी भी यूज इसका नहीं होगा। अब दूसरा आ जाओ, यहां पर लगा है आई शैल मीट यू एट 9 AM, आई शैल मीट यू एट 2 PM। दो टर्म होते हैं जिसे कहा जाता है AM और PM। एक होता है AM और दूसरा होता है PM। इस AM का मतलब होता है कि दिन के 12 बजे से लेके दोपहर के 11:59 तक, ये क्या रहेगा AM। और दिन के 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक रहेगा PM। तो एक बात बताना जरा कि इसमें आवर भी आ रहा है और यहां पर मिनट भी आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें आर एंड भी होगा मिनट एंड भी होगा, लेकिन ओ क्लॉक के साथ सिर्फ और सिर्फ आर एंड होगा, मिनट एंड नहीं होगा। इस एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन या एंटी मेरिडियम, और इसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी पोस्ट मेरिडियम को दिखाता है। यानी कि मेन ये मुझे आपको समझाना था, ये जो है आई शैल मीट यू एट 9 AM ये भी सही है, और आई शैल मीट यू एट 2 PM ये भी सही है।
इसमें गलती नहीं है, यहां पर गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि ओ क्लॉक के साथ लगा देता है। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो पूछ लेना। अब देखो यहां पर है, आई हैड नो प्लेस फॉर पिकनिक, देयर वॉज नो रूम फॉर देम इन द इन, देयर वॉज नो स्पेस अवेलेबल इन दिस हाउस, हियर इज नो प्लेस फॉर यू। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, ध्यान दो। कभी भी आपके दिमाग में सेंस आए, किस बात का सेंस? तो सेंस ये आए कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, या फिर आए सीट नहीं है, या फिर आए जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है। इन सब के लिए अब जगह नहीं है तो बोलोगे नो प्लेस, नो स्पेस। यहां पर लगा है सीट तो नो सीट, जगह खाली नहीं है तो नो प्लेस, नो स्पेस। इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन सब के साथ एक फ्रेज यूज होता है जिसे कहते हैं नो रूम। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? नो रूम। यानी कि हमेशा याद रखना, एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। आपके दिमाग में है जगह नहीं है, जैसे मान के चलो ये क्लास है आपकी, अब क्लास में बोलना है जगह नहीं है, तो क्या नो स्पेस बोलोगे, नो सीट बोलोगे? सीधा फ्रेज आएगा नो रूम। सीधा क्या आएगा? नो रूम। जब ट्रेन की टिकट कराने जाते हो काउंटर पे और ट्रेन में सीट नहीं रहता तो ये नहीं लिखता है कि नो सीट, सीधा दिखाता है नो रूम। यही एक फ्रेज यूज होता है, इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है देयर वॉज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर यू। एक बात बताओ, नो प्लेस का इस्तेमाल होगा? यानी हमेशा याद रखना कि नो प्लेस नहीं होगा। देखो क्या आता है, नो प्लेस, नो स्पेस, और आता है नो वैकेंसी। जैसे वैकेंसी भी नहीं है तो नो वैकेंसी नहीं, नो रूम। हमेशा याद रखना, यानी नो प्लेस नहीं होगा। अगर सही करना हो तो नो रूम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहां लगा है कि द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस होगा, यानी कि नो प्लेस का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। इसके लिए क्या किया जाएगा? अब देखो ना, नो स्पेस आएगा, अब एनी रूम नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? यानी नो रूम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब देखो यहां पर, यहां से आपका ना जो समझ है वो बढ़ेगा, अपने आप में विकसित करोगे। ध्यान दो, सीधा क्या बोल रहा हूं कि नो रूम का फ्रेज यूज होता है। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो नहीं यूज होगा, सीधा क्या यूज होगा? नो रूम। नो रूम के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये फ्रेज होता है। एनी रूम तो फिर दूसरा सेंस अलग हो गया, लेकिन यहां पर फ्रेज यूज करते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 1 2015 में क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या पूछा कि बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट्स एज द एज ऑफ 2। एक चीज का ध्यान रखो, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में बहुत अंतर है। यहां पर लगा है अल्फाबेट्स, शब्द होता है अल्फाबेट। बहुत सारे लोग बोलचाल की भाषा में गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। अगर अल्फाबेट बोला तो इसका मतलब है ABCD। ABCD लेके यहां से यहां तक, कहां तक? Z तक। इस कंप्लीट श्रृंखला को कहते हैं अल्फाबेट। लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। इस अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? भाषाएं। तो 2 साल की एज में क्या सीख रहा है? अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि अल्फाबेट्स का। समझ में आया? यानी अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं, अलग अलग भाषाएं। जैसे आपको 5 भाषाएं आती हैं, तो बताओ अल्फाबेट होगा कि अल्फाबेट्स होगा? अल्फाबेट। छोटा कोई बच्चा है, बोलो कि तुम्हें अल्फाबेट याद है कि अल्फाबेट्स याद है? अल्फाबेट याद है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे, एक मैं ऐसे क्वेश्चन देख रहा था, सीजीएल का ही क्वेश्चन था। सीजीएल तो बहुत पुराना, ये जो कॉन्सेप्ट है कई बार इस्तेमाल करता है, रूम वाला, और ये उसका फेवरेट है, और शब्द भी यही रखता है, अल्फाबेट का अल्फाबेट कर देगा। देखो यहां पर लगा है इंडिया, इंडियंस एंड नेपालीज आर ब्रदर्स। यानी यहां लगा है इंडियंस यानी भारतीय, यहां पर लगा है नेपालीज यानी नेपाल के लोग जो हैं, आर ब्रदर्स। समझो यहां पर लगा है ब्रदर्स। एक और क्वेश्चन देख लो, यहां पर क्या है कि ब्रदर, ब्रदर्स और ब्रदरेन, इन तीनों का यूज, इसीलिए बोल रहा हूं कि अब का क्लास जो है वो आपको सिर्फ समझना है, फोकस करना है। यहां पर है ब्रदर, ब्रदर्स और ब्रदरेन। याद रखना कि ब्रदर का मतलब होता है भाई। ब्रदर का मतलब क्या होगा? भाई। इस ब्रदर्स का मतलब होगा मोर देन वन भाई। यानी एक से ज्यादा भाई हैं तो क्या होगा? एक भाई है तो। लेकिन इस ब्रेदरिन का मतलब होता है भाईचारा वाला भाई।
जैसे बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो कौन से भाई? ये वाले, ये वाले। यानी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं कहते हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई। यानी कि ये जो भाईचारा वाला भाई है उसके लिए ये ब्रदर और ये ब्रदर्स नहीं आएगा, ब्रेदरन का इस्तेमाल किया जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा है यहां पर, इंडियंस एंड नेपालीज, यानी कि भारतीय और नेपाली भाई हैं, तो कौन से? ब्रदर्स वाले। ये रिलेशन में आता है, आपके जो ब्लड रिलेशन में हो उसके लिए ब्रदर का इस्तेमाल करोगे और ब्रदर्स का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आपको भाईचारा वाला दिखाना है तो काट के क्या लगाओगे? ब्रेदरेन। यानी क्या लगेगा? ब्रेदरेन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, बताना जरा। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड द सिख्स आर ब्रदर्स। क्या होगा? ब्रदरेन। सबको समझ में आ रहा है? पीछे तक जो लड़के हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ जाऊं आगे? चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पर लगा है द अमेरिकन हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। यहां पर लगा है द अमेरिकन हैव स्ट्रेंज हैबिट। यहां तक क्वेश्चन है, आप आराम से देखो, लास्ट तक मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दोगे। यहां पर लग गया कि द अमेरिकन यानी अमेरिका के लोग, उनके पास क्या है? स्ट्रेंज हैबिट्स है। दूसरा क्वेश्चन पूछा स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। तीसरा क्वेश्चन पूछा कस्टम्स आर पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन ये है द अमेरिकन हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। दूसरा क्वेश्चन है स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम। तीसरा क्वेश्चन है कस्टम्स आर पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तीन सवाल हैं, देखो तीनों सवाल के जवाब दिलाता हूं। यहां पर तीन शब्द है, हैबिट, कस्टम और कस्टम्स। हैबिट का मतलब होता है व्यक्तिगत आदत, आदत नहीं व्यक्तिगत आदत। यानी व्यक्तिगत आदत का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति रात को देर तक सोता है, रात को देर से सोता है, सुबह देर तक उठता है, तो ये उसकी आदत हो सकती है। चोरी करता है, झूठ बोलता है, कोई अपराध करता है, यानी जो भी जितनी भी चीजें हैं, घर वालों का सम्मान नहीं करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो ये उसकी व्यक्तिगत आदत है, यानी उसको हैबिट कहेंगे। लेकिन कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, यानी इसका मतलब क्या हो गया? रीति रिवाज। रीति रिवाज, रीति रिवाज का मतलब यह है, एक बात बताओ, किसी एक व्यक्ति का रीति रिवाज होगा? पटना का रीति है, पटना का रिवाज है, देश का रिवाज है, भारत का रिवाज है। यानी कि किसी भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज या फिर कोई सोसाइटी, उनका रीति रिवाज होता है, तो उसके लिए कस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ये रीति रिवाज समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा फेस्टिवल, होली मान लो, अब बिहार में होली नहीं होता है, धुरखेली होता है, यानी कि कोई मेहमान आया तो अलग प्रकार से होली खेलते हैं, तो इसका मतलब कि ये उनका खेलने का एक तरीका है, वो तरीका ही तो हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि उनका निरादर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट तो है उनके साथ में, लेकिन वो क्या है? एक रीति रिवाज है। कहते हैं कि बिहार में जब जो हस्बैंड होता है, जब आता है तो औरतें गाली देती हैं। अब एक बात बताओ कि गाली लिटरली गाली होता है, वो एक रीति रिवाज है। कहते हैं कि रामचंद्र जी भी आए थे तो उनको भी गरिया दिए थे, नहीं हुआ था? तो ये क्या है? रीति रिवाज है। तो इस रीति रिवाज के लिए हैबिट नहीं, क्या होगा? कस्टम। और इस कस्टम्स का मतलब होता है कि कर, जैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, अगर सीजीएल का एग्जाम आप क्रैक करके जाते हो तो आपको कस्टम्स डिपार्टमेंट मिलेगा। कौन सा डिपार्टमेंट? कस्टम्स। अब इस कस्टम्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जो अलग देशों से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर टैक्स लेने का कर होता है, यही होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के दायरे में आता है। तो कस्टम्स का मतलब क्या हो गया? कर। कस्टम्स का मतलब हो गया टैक्स। देखो शब्द क्या कैसे बदल गया। हैबिट का मतलब हो गया एक व्यक्ति की आदत, यहां कस्टम का मतलब रीति रिवाज, और कस्टम्स का मतलब हो गया टैक्स। अब आओ तीनों क्वेश्चन के जवाब देखता हूं। यहां पर लगा है द अमेरिकन, यानी अमेरिका के लोग। अब बताओ हैव स्ट्रेंज हैबिट्स होगा? हैबिट का मतलब तो एक व्यक्ति का हो गया, यानी एक व्यक्ति जो है उसका आदत हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है कि स्टीलिंग यानी चोरी करना रीति रिवाज है? आदत है। गलत आदत है, यानी कस्टम नहीं, क्या होगा? हैबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कस्टम। अब कस्टम्स है और कस्टम्स में एस लगाया है तो लग रहा है कि प्लूरल है। बताओ प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर होता है, यानी यहां पर कस्टम्स है, लेकिन कस्टम्स का एक मतलब है। ये कस्टम मतलब बहुत सारे नहीं हो गए, कस्टम्स का मतलब ही हो गया क्रय, यानी टैक्स, टैक्सेस की बात करता है, इसीलिए क्या होगा? इज होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट समझो। इसलिए वो थोड़ा सा ही चीजों है ना, टिपिकली चीजों को समझना जरूरी है। देखो पेपर में और पेपर्स में फर्क समझो। पेपर का मतलब होता है पन्ना, यानी कि जैसे एक पेपर हो तो ये पेपर है एक, लेकिन अगर पेपर्स कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है, देखो पेपर का मतलब होता है कागज और पेपर्स का मतलब होता है कागजात। कागजात, कागजात होता है, कागजात होता है, कागजात। यानी पेपर्स का मतलब हो गया कागजात। जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो बताओ पेपर चेक करोगे कि पेपर्स? पेपर्स का। आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपका पेपर चेक होगा कि पेपर्स? पेपर्स। तो पेपर का मतलब कागज और पेपर्स का मतलब कागजात। इससे क्वेश्चन आएगा। आज तो पूरा समझा दे रहा हूं, कल आपका दिमाग और खुलेगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे। यहां तक समझ में आया? यानी ये डॉक्यूमेंट कह सकते हो। देखो केयर का मतलब होता है, यहां पर है केयर का मतलब देखभाल। क्या है ये? देखभाल। और केयर्स का मतलब है चिंताएं, यानी इसका मतलब है देखभाल और यहां पर क्या है? केयर्स। इस केयर्स का मतलब है चिंताएं। अब देखने में लग रहा है प्लूरल, अब लड़का नहीं पढ़ा रहेगा, लगेगा कि एक से ज्यादा केयर्स है। अब एक से ज्यादा केयर से प्लूरल समझ लेगा, लेकिन होता है सिंगुलर। यानी केयर्स हो तो केयर्स एस एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है ये। देखो दिखाता हूं, यहां पर लगा है द केयर ऑफ बेबी। कौन सा बेबी? छोटा वाला जो बेबी होता है उसकी बात कर रहा है। द केयर ऑफ बेबी यानी छोटे वाले बेबी की जो केयर होता है वो क्या है? नेसेसरी है। यानी यहां पर केयर है। अब केयर का मतलब होता है देखभाल, लेकिन यहां पर लगा है केयर्स। केयर्स का मतलब होता है चिंताएं। तो केयर्स नेवर कम्स अलोन, यानी कि चिंताएं कभी अकेले नहीं आती है। अब देखो यहां पर केयर्स है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से यहां वर्ब क्या लगाया है? सब्जेक्ट लगाया है, यानी सॉरी सिंगुलर लगाया है। यानी कम है प्लूरल और कम्स है सिंगुलर। ये सब बताया तो था। यानी यहां पर एस लगा होने से प्लूरल ना समझना, ये क्या होता है? सिंगुलर। तो केयर और केयर समझ में आया? पेपर और पेपर्स, बहुत बढ़िया। आगे देखो इश्यू में और इश्यू में क्या फर्क है। यानी अब आप तक देख रहे थे एस लगा होने से। इश्यू का मतलब होता है मुद्दा। इश्यू का मतलब क्या होता है? मुद्दा। यानी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई मुद्दा, उसे इश्यू कहते हैं। लेकिन इश्यू का मतलब बाल बच्चा भी होता है। जैसे अगर एक से ज्यादा होंगे तब इश्यूज करोगे। अगर मान के चलो किसी का एक है, किसी का, जैसे दोनों का प्लूरल बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एक मुद्दा है तो वन इश्यू, मैंने बोला कि तीन मुद्दे हैं तो थ्री इश्यूज। लेकिन यहां पर है इश्यू, इसका मतलब होगा बाल बच्चा। अगर एक है तो इश्यू, अगर एक से ज्यादा है तो इसका भी क्या हो जाएगा? इश्यूज। जैसे अगर मैं बोलूं कि दशरथ के चार इश्यूज थे तो इसका मतलब क्या है? मुद्दे हैं। क्या है वो? बाल बच्चा। यानी राजा दशरथ के चार बच्चे थे तो इसका मतलब बाल बच्चा भी होगा। तो इश्यू का मतलब बाल बच्चा और इश्यू का मतलब मुद्दा भी। यहां तो कोई दिक्कत है? दोनों सेम ही है। मैं बोल क्या रहा हूं, एक ही, अभी तो और आएगा, एक ही शब्द के दो दो मीनिंग निकल के आएंगे। मैंने बोला देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि इश्यू का मतलब होता है मुद्दा। अब जैसा भी मुद्दा बताओ कि आज का मुद्दा क्या है, तो व्हाट इज द इश्यू फॉर टुडे, व्हाट इज द इश्यू टुडे। यानी आपने बोला मुद्दा के लिए तो इश्यू इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने बोला कि इसके एक बच्चे हैं तो वन इश्यू, दो बच्चे हैं तो टू इश्यूज, लेकिन यहां पर इश्यू का मतलब तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में क्या करेगा कि यहां पर सेंस क्या करेगा कि अगर बच्चों के साथ इसका इस्तेमाल कर रहा है तो लड़के गलत कर देते हैं। गलत नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कल जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। यहां पर दिमाग कल जब विकसित होगा प्रैक्टिस करने में। आज तो अभी ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूं, अभी छोड़ दूंगा ऐसे ही। नेक्स्ट समझो, यहां पर लगा है द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना। द वेजेस इज वेरी हाई इन पटना। द वेजेस ऑफ सीन आर पनिशमेंट, द वेजेस ऑफ सीन इज पनिशमेंट। देखो एक जैसे शब्द हैं, अभी दिखाता हूं कैसे यूज करोगे। यहां पर लगा है द वेजेस, वेजेस का मतलब समझ लो। यहां पर है वेजेस, यहां पर ही वेजेस, यानी वेज और वेजेस दो ऐसे शब्द है। अगर इनका इस्तेमाल, अगर वेज का इस्तेमाल अगर मजदूरी के जैसा हो, किसके जैसा? मजदूरी के जैसा, तो ये हो जाता है प्लूरल। अब प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा? कोई डाउट? लेकिन इस वेजेस का इस्तेमाल, इसका मतलब सजा या फिर
दंड हो रहा हो, तो ये हो जाता है सिंगुलर, और वर्ब क्या लेगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। अब बताओ कि वेजेस लिख दिया मैं, यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताओ कि मैंने यहां पर वेज लिखा या वेजेस लिखा, अब बताओ कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अभी कैसे बता सकते हैं? यानी जब तक सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। यानी यहां पर ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस पे। अब सेंटेंस का सेंस दिखाता हूं। एक बात बताओ, यहां लगा है द वेजेस आर वेरी हाई इन पटना, यानी पटना में मजदूरी बहुत ज्यादा है। अब पटना में मजदूरी का सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब कि जब पटना में मजदूरी का सेंस हो तो प्लूरल होगा, इज नहीं होगा। इसका मतलब कि बी गलत कर दिया, ए को राइट कर दिया। क्लियर? लेकिन यहां देखो लगा है द वेजेस ऑफ सीन, यानी पाप का जो सजा है वो क्या है, दंड है। सीन का मतलब अपराध, पाप, यानी पाप कोई कर दिया उसका क्या है, दंड, पनिशमेंट। यानी यहां पर बताओ कि दंड के बारे में बात करके मजदूरी बोल रहा है, तो दंड है तो ये प्लूरल होगा, यानी ये नहीं होगा, ये होगा। समझ में आया? तो ऐसे ही जब 3-4 क्वेश्चन और देखोगे, अब एक क्वेश्चन तो दिखा दिया, अब 3-4 क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो दिमाग और ब्रॉड होगा और बड़े लेवल पे समझ में आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। अभी तक तो बॉय का बॉयज और की का की सीख रहे थे, अभी तो तूफान बाकी है इसका, देखते जाओ। अब यहां पर समझो होम में और हाउस में क्या फर्क है, ध्यान से समझना। बहुत जगह पर दिखेगा आपको कि अपना हाउस और पराया घर, अपना घर और पराया घर, इसका भाव बड़ा तगड़ा है। भाव समझाता हूं, ध्यान दो। यहां पर लगा है होम और यहां पर हाउस। देखो होम का मतलब होता है एक ऐसा घर जहां परिवार होता हो, यानी एक ऐसा घर जहां पर आपका पूरा परिवार रहता हो, और हाउस का मतलब है कि बस एक घर बना हुआ है। यानी कहा जाता है एक शब्दों में, अ हाउस इज बिल्ट बाई ब्रिक एंड स्टोन बट अ कंप्लीट होम इज क्रिएटेड बाई अ वुमेन। यानी ये कहने का मतलब ये है कि एक जो घर होता है, यानी हाउस जो होता है, वो बनता है ईंट और पत्थर से, लेकिन होम बनता है औरतों से। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझाता हूं। एक बात बताना, अगर सबकी नौकरी लग गई, सबकी नौकरी लगेगी ही, ईमानदारी से अगर कर रहे हो मेहनत तो अगर आपकी नौकरी लगी और पहुंच गए अपने जहां पर नौकरी करते हो, और वहां पर कुछ दिन के बाद आ गया दिवाली। अब दिवाली में जब दिवाली की छुट्टी के लिए अप्लाई किए और छुट्टी कैंसिल हो गया, अब छुट्टी जो कैंसिल हुआ उसके लिए आपको घर आना था, घर का प्रोग्राम आपने बना लिया था। एक बात बताओ कि घर की याद आएगी तो इस वाले घर की याद आएगी या इस वाले घर की? यानी हाउस क्या, आपके आप मान के चलो कि आपके पास 4 मंजिला मकान है, नौकरी कर रहे हो वहां पे, छुट्टी नहीं मिला तो 4 मंजिला मकान दिखेगा, घर के परिवार दिखेंगे। यानी घर के माँ बाप, घर के भाई, आस पड़ोस, घर के बगल वाले, आस पड़ोस वाले दोस्त, सारे सब सारी चीजों की याद आएगी, याद नहीं आती है? तो इस वाले हाउस की याद आती है किस वाले, होम की? भाव समझे? यानी होम का मतलब होता है कि वो चीज जो घर नहीं है, यानी घर में जुड़ी सारी चीजें को घर यानी होम कहते हैं। एक बड़ा, इससे नहीं बोल रहा हूं ना कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो इंग्लिश के प्रोफेसर हुए हैं, इसके भाव को समझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है कि होम में और हाउस में फर्क क्या है। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो एक औरत थी जिनको बंटवारे के बाद किस्मत खराब था, चली गई पाकिस्तान में। अब यहां भी घर है और यहां रहने वाली थी हिंदुस्तान की। अब यहां पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, इनसे ज्यादा, यानी यहां भारत में रहने से यहां पर उनके लिए घर, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल रहा था। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जगह है, यहां इनका मन नहीं, इनका मन यहां लग रहा था। उन्होंने एक किताब लिखा इस पे, द जर्नी फ्रॉम हाउस टू होम, या होम टू हाउस। यानी जर्नी में बताया उन्होंने कि होम में और हाउस में क्या फर्क है। तो होम का मतलब होता है, होम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा घर जहां पर आपके परिवार हो। इसीलिए जब घर जाते हो, यहां से जब छुट्टी होगी घर जाओगे तो क्या लिखते हो, बैक टू होम लिखते हो कि नहीं, बोलते हो बैक टू हाउस। यानी कि बैक टू होम होता है। तो होम का मतलब होता है, होम का मतलब होता है कि एक ऐसा घर जहां पर आपके परिवार सगे संबंधी हैं, उनके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं होम। एक मेरा दोस्त था, उसकी नौकरी लगी, अब उसको छुट्टी नहीं मिला, फौज में था, छुट्टी नहीं मिला, 4 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए में, अब छुट्टी नहीं मिला, वो फोन करके रोने लगा कि घर की याद आ रही है। तो कौन से घर की याद आ रही है, होम की, हाउस की? होम की। समझ में आया? तो होम में और हाउस में आपको क्लियर होगा। एयर में और विंड में फर्क समझो। एयर का मतलब होता है स्थिर हवा, यानी एयर का मतलब होता है स्थिर हवा, और वाइंड का मतलब होता है गति वाली हवा।
टोर्नेडो विंड का नाम सुना है? टोर्नेडो एयर बोलते हैं। यानी एयर का मतलब हो गया एक ऐसी हवा जिसमें गति ना हो, और विंड का मतलब होता है तूफान, यानी जिसमें गति हो। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा, हिज कैप वॉज ब्लोन ऑफ बाय स्ट्रॉन्ग एयर। अब एक जरा बात बताना, यानी इसका कहने लड़के कर रहे हैं ब्लोन ऑफ नहीं, ब्लोन विथ होगा, ब्लोन फ्रॉम होगा, ब्लोन ऑफ हो ये वाला होगा, लेकिन उसमें क्या था कि स्ट्रॉन्ग के साथ एयर का इस्तेमाल होगा। कभी भी एयर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जो एसी लगा होता है उसका एयर जो होता है समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप एसी वाले रूम में चले जाओ पता नहीं चला कहां से आ रहा है, इसीलिए उसे एयर कंडीशनर कहते हैं, विंड कंडीशनर कहेंगे। लेकिन जब कूलर का हवा निकल रहा हो, गति है, इसमें मूवमेंट है, तो इसीलिए क्या होगा कि इसके लिए विंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और ज्योग्राफी में आपने जितना आपने हवाओं के बारे में पढ़ा है, जिस हवा में गति हो उसके साथ विंड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए टोर्नेडो विंड कहा जाता है। और भी बहुत सारे विंड होते हैं। तो एयर में और विंड में फर्क समझ में आया? ये क्या होते हैं बोलो, डाउट किस है? इसके लिखने से क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो एक बात बताना कि स्ट्रॉन्ग ब्रिज होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होगा, यानी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट का भाव है। यानी एयर यहां लिखने से क्या होगा, यहां से कोई मतलब नहीं है, लिखने को तो कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको अब, हालांकि अब पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको एक्चुअल जो ज्ञान है वो मैं दूंगा। ये जो लिखने से क्या मतलब, उसको पता ही नहीं हो एयर में और विंड में क्या फर्क है, चाप दिया ऐसे ही। तो एयर और विंड समझ में आया? यानी ये कुछ आप टेक्निकल टर्म सीख रहे हो। देखो कस्टमर में और क्लाइंट में क्या फर्क होता है, यानी कस्टमर और क्लाइंट में फर्क क्या कहता है कि कस्टमर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, जैसे 5 रुपए दिया और 5 रुपए के बदले में एक पेन लिया, तो कुछ दिया और कुछ लिया, इसे ही कहते हैं कस्टमर। लेकिन क्लाइंट का मतलब यह होता है कि आपने कुछ दिया, आपको कुछ दिया नहीं, बदले में कुछ दिया नहीं, लेकिन आपका सेवा किया, आपके कुछ जरूरत है उनको पूरा किया, आपको क्या किया कि कुछ सुझाव दिया, उसके लिए क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कस्टमर का मतलब है कि आपने कुछ दिया। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होगे, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज की मुद्रा चलती थी, कांस्य की मुद्रा चलती थी। एक बात बताना, मुद्राओं का क्या काम है जब बार्टर सिस्टम चलता था उसमें? अस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली, गेहूं दिया चावल लिया, चावल दिया गेहूं लिया, होता था। यानी वहां पर कुछ दिया और वहां पर कुछ लिया, उसका क्या होगा, कस्टमर है। लेकिन क्लाइंट का मतलब ये होता है, क्लाइंट का मतलब है कि दिया लेकिन कुछ आपको दिखाने वाली चीज नहीं देगा। यानी कि जब ये आपको, जैसे एडवोकेट है, वकील है, आपको सलाह दे रहा है, तो कस्टमर होगी क्लाइंट हो उसके। एक कस्टमर का मतलब है कुछ दिया तो कुछ लिया। लड़का पूछ रहा है कि सर हम आपके कस्टमर है कि क्लाइंट है? ध्यान दो, ना तुम मेरे कस्टमर हो और ना ही तुम मेरे क्लाइंट हो। जो चीज तुमको दे रहा हूं जीवन में कभी भर पाओगे? जो चीज तुमको सिखा रहा हूं जीवन में कभी इसका भरपाई तुम पैसों से कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए टीचर्स के और स्टूडेंट के बीच में पीपल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शिष्य हो, ना तुम मेरे कस्टमर हो और ना मेरे तुम क्लाइंट हो। यहां पर क्या हो, पीपल्स हो। यानी कि जितना मैं दे रहा हूं, यहां कस्टमर क्या है, जितना दिया उतना ले लिया, और ये भी दिया उसके बदले में कुछ ले लिया, दिखा तो नहीं लेकिन क्लाइंट हो गया, लेकिन कस्टमर में दिख गया। लेकिन मैं जो दे रहा हूं क्या कभी जीवन में लौटा पाओगे? नहीं लौटा पाओगे। तो यहां पर इसीलिए ना कस्टमर का होगा ना क्लाइंट का होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मिले कल एक नए तरीके से नई चीजों के साथ, चलिए।